मैं जिला निर्वाचन अधिकारी। कुछ भी हो, आपको टिकट गाजीपुर आरएसएस कार्यालय से उपलब्ध होगा। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। गाजीपुर आरएसएस कार्यालय से उपलब्ध होगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक हम भी कार्रवाई करेंगे। फिर ये सब सीखने के लिए आप इस महानाट्य का मंचन अवश्य देखें। सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे मेरी कार्रवाई होगी जो जाएगा। गाजीपुर आरएसएस कार्यालय से उपलब्ध होगा। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज गुफ्तगू क्या है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स में। इस वक्त पूरे देश में अभी भी मुख्तार अंसारी की मौत पर बात हो रही है। कई बड़े बड़े नेता भी इस मामले में सवाल उठाकर कह रहे हैं कि आखिर कैसे सेहतमंद शख्स अचानक दुनिया से चला गया, जो बाकायदा कोर्ट को लिखकर बताता है कि माए बाप हमको जहर दिया गया है, जिससे हमारी हालत बद से बदतर हो चुकी है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। लेकिन सरकारी निगरानी में कैद मुख्तार की कुछ दिनों के बाद मौत हो जाती है। मुख्तार अंसारी के परिवार, नाते, रिश्तेदार भी अचानक हुई मौत पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे और भाई अफजाल भी इस मौत को सामान्य मौत मानने से इनकार कर रहे हैं। पर बात सिर्फ मुख्तार अंसारी की नहीं है, उस महिला जिलाधिकारी आरिका अखौरी की बात भी हो रही है, जिसने जनाजे में शामिल लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की खुलेआम धमकी देकर एक मैयत की तौहीन की थी, जिसने धारा 144 की आड़ में जनाजे और अंतिम संस्कार पर जबरन धारा 144 थोप दी, जो कि कानून और संविधान के बिल्कुल उलट मामला था। ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ, मैं जिला निर्वाचन अधिकारी। कुछ भी हो। डीएम साहिबा का रवैया बेहद ही आपत्तिजनक और भड़काऊ था। उस वक्त गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने जिस तरीके से डीएम के मनमाने आदेश को जूते के तल्लों से रौंद दिया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि कानून की आड़ में किसी भी इंसान का दमन नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा होता है खुलकर इसका विरोध होना चाहिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। मुख्तार के जनाजे में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अंदाजा लगाया जा सकता है, वरना हिंदू और मुसलमानों को मिलाकर कुल कितने लोग आए होंगे, इस बारे में कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक सवाल अभी भी लोगों के जहन में गूंज रहा है कि मुख्तार अंसारी के जनाजे में आए लोगों को देखकर डीएम साहिबा को इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। सरकारी रिकॉर्ड में ना तो मुख्तार अंसारी का कत्ल हुआ है और ना ही कोई हादसा। मुख्तार अंसारी का इंतकाल तो हार्ट अटैक से हुआ है, पर पूरे राज्य में धारा 144 लगाने की क्या मतलब समझ में नहीं आया। पर इन तमाम सवालों से उस वक्त पर्दा हट गया जब डीएम साहिबा का कुछ महीने पहले ही रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो सामने आ गया, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि डीएम साहिबा का आरएसएस से क्या लेना देना है, कि डीएम साहिबा सरकारी पद पर रहते हुए संघ की पाठशाला चला रही हैं या फिर संघ का प्रचार कर रही हैं, क्योंकि आरएसएस का टिकट का प्रचार करते हुए गाजीपुर के डीएम का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे उन्होंने खुद अपने दफ्तर में शूट किया था। पर जिस वक्त अफजाल अंसारी के साथ बहसबाजी करते वक्त डीएम साहिबा वीडियो वायरल हुआ था, उस वक्त पूर्व आईपीएस अफसर अब्दुर रहमान का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि डीएम या एसपी को धारा 144 के मतलब, भावना और मकसद को समझना चाहिए। अब्दुर रहमान सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये धारा लागू की जाती है, लेकिन जनाजा एक धार्मिक प्रयोजन है। जो लोग देखते या सुनते हैं कि किसी व्यक्ति की मौत हुई है तो वे जरूर शामिल होते हैं। ऊपर से मुख्तार अंसारी एक नेता रहे, लोगों का हुजूम में आना स्वाभाविक है। अब्दुल रहमान ने डीएम गाजीपुर की धमकी पर सवाल करते हैं और लिखते हैं कि अगर भीड़ जमा हो चुकी है तो क्या रवैया होना चाहिए। परिवार के लोगों की मदद से शांति बनाए रखने की कोशिश होनी चाहिए, ना कि लोगों को उकसाने की। वीडियो में मजिस्ट्रेट का तरीका सही नहीं है। यानी अब ये बात साफ हो चुकी है कि डीएम साहिबा अपनी जगह पर कितनी गलत है और उनकी हरकत कोई मामूली नहीं है। पर जिस तरह से आरएसएस का प्रचार करते हुए मोहतरमा डीएम साहिबा नजर आ रही थी, उससे तो यही लगता है कि संघ के संस्कार का नतीजा ही रहा होगा, जिसकी वजह से डीएम साहिबा ने अपना आपा खो दिया। क्या संघ के भीतर इस तरह के संस्कार दिए जाते हैं कि मैयत और जनाजे में उनकी विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले लोग अल्पसंख्यकों से नफरत करें? नितिन गडकरी तो संघ की विचारधारा पर बहुत गुमान करते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि संघी होने के बाद भी मुसलमान उनको वोट देते हैं। पर संघ के प्रोग्राम और संघ के टिकट का प्रमोशन करने वाली मैडम जी का वीडियो वायरल होने के बाद देश के जाने माने पत्रकारों ने भी आरएसएस की इतनी सेवा करने वाली डीएम साहिबा पर सवाल उठाया, क्योंकि अब तो सवाल उठ रहा है कि क्या संघ की पाठशाला से छाट कर एक आईएएस को
गाजीपुर जिले में सिर्फ बीजेपी का एजेंडा चलाने के लिए तैनात किया गया या फिर आरएसएस का प्रचार करने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि नवंबर 2023 के इस वीडियो में गाजीपुर डीएम लोगों से आरएसएस के फ्रंट सेवा भारती के शिवाजी पर वाराणसी कार्यक्रम में शामिल होने की अपील कर रही है और कह रही हैं कि लोग आरएसएस दफ्तर से अपने टिकट हासिल कर सकते हैं। चुने हुए तानाशाहों के लिए मोदी टूल किट का अभिन्न अंग प्रतिबद्ध नौकरशाही का एक बेहतरीन उदाहरण है। पत्रकार स्वाति मिश्रा ने लिखा कि अभी गाजीपुर के डीएम खुद को जिला निर्वाचन अधिकारी बताते हुए कार्रवाई की धमकी दे रही थी। कुछ महीने पहले ये न केवल लोगों से आरएसएस के संगठन के शिवाजी पर नाटक में जाने की अपील कर रही थी, बल्कि ये भी बता रही थी कि टिकट गाजीपुर में आरएसएस के ऑफिस से मिलेगा। पत्रकार पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं कि ये वही डीएम हैं जो कल मिट्टी देने पर सांसद अफजाल अंसारी से बहस करती नजर आई थी। कुछ दिन पहले शिवाजी पर बीएचयू में नाट्य कार्यक्रम निर्धारित था। मैडम बता रही थी कि टिकट गाजीपुर वासियों को गाजीपुर आरएसएस कार्यालय से उपलब्ध होगा। पत्रकार शुभम शुक्ला ने लिखा कि यह है गाजीपुर की डीएम साहिबा। कुछ दिन पहले बीएचयू में छत्रपति शिवाजी पर आधारित नाट्य कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील कर रही थी। मैडम ये भी बता रही थी कि टिकट गाजीपुर वासियों को गाजीपुर आरएसएस कार्यालय से उपलब्ध होगा, पर बात सिर्फ डीएम के संग या प्रचार करने या संगी होने से नहीं है। इनके काम करने का तरीका भी बहुत अनोखा है। बल्कि डीएम साहिबा ने इसी साल फरवरी में एआरओ पेपर लीक मामले में गड़बड़ी का इल्जाम लगाने वाले छात्रों पर ही एफआईआर करा दी थी। हालांकि बाद में सरकार ने ही परीक्षा को रद्द कर दिया। डीएम साहिबा के बारे में अब क्या कहा जाए। उन्हें चाहिए कि वो कम से कम एक बार इस देश का संविधान पढ़े। संघ की पाठशाला में शायद ही संविधान की बारीकी से जानकारी मिलती हो। सबसे शर्मनाक बात यह है कि जनाजे में शामिल मुख्तार के चाहने वालों पर ही केस दर्ज करने की धमकी दे रही थी। आज ही खबर आई है कि लखनऊ में एक कांस्टेबल ने अपने निजी व्हाट्सएप नंबर पर मुख्तार अंसारी की मौत पर हमदर्दी का इजहार कर दिया, जिसके बाद उसे सस्पेंड करने की कार्यवाही हो रही है। पर सवाल है कि क्या डीएम साहिबा भी संघ का प्रचार कर रही हैं, वो भी सरकारी कुर्सी पर बैठकर? क्या इनके मामले में भी कोई कार्रवाई होगी? एक प्रशासनिक सेवा का आईएएस अधिकारी ही अगर संघ का प्रचार कर रहा है तो फिर ये काम करने के लिए कुर्सी पर बैठने की क्या जरूरत है? डीएम साहिबा को इस्तीफा देकर संघ की सेवा में लग जाना चाहिए। वैसे भी दक्षिणपंथी संगठनों ने डीएम साहिबा की जमकर तारीफ की है, क्योंकि उन्होंने मुख्तार अंसारी के जनाजे पर हंगामा किया था। सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे मेरी कार्रवाई होगी, जो जाएगा। संघ के पुरोधाओं की नजर में इसे शौर्य प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर डीएम साहिबा क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? ना तो मुख्तार अंसारी से डीएम साहिबा की दुश्मनी थी और ना ही मुख्तार अंसारी ने डीएम साहिबा के दफ्तर से कोई गमला चुराया, क्योंकि कोई भी शख्स चाहे जितना भी गुनहगार क्यों ना हो, एक बार जिंदगी खत्म हो जाने के बाद उससे नफरत और दुश्मनी का कोई मतलब नहीं रह जाता। मुसलमानों में तो यही परंपरा होती है कि चाहे दुश्मन कितना ही गैर गुजरा और गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए दुआ की जाती है। महाभारत के युद्ध में दुश्मनों को भी सम्मान दिया जाता था। पर क्या संस्कार और परंपराओं से बहुलतावादी इस देश में जिलाधिकारी का रवैया बर्दाश्त किया जा सकता है, जैसा उन्होंने मैयत में शामिल लोगों के साथ किया? डीएम साहिबा ने जिस परिवार को कानून का हवाला देकर धमकी दी, उन्हें शायद मालूम नहीं होगा कि इस परिवार ने 1-2 नहीं बल्कि 12 स्वतंत्रता सेनानी दिए। नौशेरा का शेर कहे जाने वाले ब्रिगेडियर उस्मान का नाम कभी भुलाया नहीं जा सकता। ब्रिगेडियर उस्मान ने पाकिस्तान के जरिए कब्जा किए गए जमीन को वापस लिया और उस पर तिरंगा लहराकर हमें जीत दिलाई। खुद शहीद हो गए, लेकिन दुश्मन को उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया। अशोक चक्र विजेता शहीद ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना है। ये तो कुछ भी नहीं है। कई ऐसे बहुत से लोगों के नाम अंसारी परिवार से जुड़े हैं जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में भूमिका निभाई। एक रिक्शा चलाने वाला भी बता सकता है कि मुख्तार अंसारी के खानदान का इतिहास है। गाजीपुर में उनके समर्थक यहाँ तक दावा करते हैं कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे, इसलिए दबंगों और सत्ता की आंख में खटकने लगे थे। खैर, कानून कानून ही है और हम सबको कानून का सम्मान करना चाहिए। पर शायद डीएम साहिबा धारा 144 को डिटेल से पढ़ना भूल गई। मुख्तार अंसारी ऐसा वैसा चलो मान लेते हैं कुछ भी था, पर सवाल है कि वो एक माननीय था या नहीं। 20 साल से ज्यादा वक्त जेल में गुजारने के बाद क्या उसे कुछ मामलों में दोषी करार दिया गया था, जो ऊपरी अदालत में भी रद्द हो सकता था, क्योंकि निचली अदालत का फैसला कई बार ऊपरी अदालत में टिक नहीं पाता। मुख्तार अंसारी ने तो अपने ऊपर से अपने मुकदमे हटाए और ना ही तमाम मुश्किलों के बावजूद कभी रोया। क्या मुसलमान और क्या हिंदू, कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मुख्तार अंसारी कभी रोया हो। लंबे समय तक विधायक रहे मुख्तार अंसारी को अक्सर ही मुस्कुराता देखा गया। अदालतों के फैसले कई बार पलट जाते हैं, कई बार दोषी शख्स भी बाइज्जत बरी होकर लौटता है। मुख्तार अंसारी तो अपनी जिंदगी के तकरीबन 20 साल जेल में गुजार चुका है। आगे चलकर वो जेल से बाहर भी आ सकता था, क्योंकि उसने काफ़ी वक्त जेल में गुजार लिया था।
लेकिन इससे बेहतर जिस शख्स ने जेल में रहकर चुनाव लड़ा और जेल में विधायक बन गया हो, उसे सिर्फ नफरत की बुनियाद पर नकारा नहीं जा सकता। बहरहाल चलते चलते आखिर में आनंद नारायण मुल्ला ने भी क्या खूब फरमाया है, रोने वाले तुझे रोने का सलीका ही नहीं, रोने वाले तुझे रोने का सलीका ही नहीं, अश्क पीने के लिए है कि बहाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज के कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।